नमस्कार, द रेड माइक दुनिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हमने बात की पिछली बार गजा इजराइल युद्ध की, उससे पहले यूक्रेन रूस युद्ध की, पाकिस्तान के चुनावों की बात की और आज हम बात करेंगे बांग्लादेश में क्या हो रहा है, क्या माहौल है और बांग्लादेश की बात हम क्यों करने आए हैं। क्या आपको पता है? नहीं पता है तो हम बताएंगे, क्योंकि बांग्लादेश में भी चुनाव होने वाले हैं और अभी 7 तारीख को चुनाव होने वाले हैं और बांग्लादेश में चुनाव होने वाले, वो भी हमारा पड़ोसी राज्य है। तो पड़ोसी राज्य में जो सरकार होगी उससे तुम्हारा लेना देना है ना। तो बांग्लादेश में इस वक्त क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे हमारे साथ सौरभ कुमार शाही साहब, जो कि हमें समझाते पढ़ाते लिखाते रहते हैं विदेशी मसलों पर। सौरभ साहब, क्या हो रहा है बांग्लादेश में? 7th को इलेक्शंस हैं और आपको पता ही है कि बांग्लादेश जो है नॉर्मली ये 2 पार्टी डेमोक्रेसी रही है, जहां पर शेख हसीना जो भी पावर में है उनकी पार्टी अवामी लीग और बेगम खालिदा जिया जो एक तरीके से हाउस अरेस्ट हैं उनकी पार्टी बीएनपी। हमेशा 2 लोगों की लड़ाई हुई वहाँ, लोग बहुत सालों से देखते आ रहे हैं। वहाँ दो ही लोग लड़ते, महिला राजनीतिक तौर से लड़ती हैं। खालिदा जिया जो अभी इसमें आपने बताया हाउस अरेस्ट में है, और शेख हसीना जो इस वक्त वहाँ पे सत्ता में काबिज है। जी, और छोटी मोटी 1-2 पार्टियां हैं, जैसे वहाँ पे जमात इस्लामी है या जातीय पार्टी है, लेकिन ये अब इतने बड़े फोर्सेस नहीं हैं। तो चुनाव जनरली इन 2 पार्टीज़ के बीच ही होती रही है और कोशिश ये रहती थी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में उनके ये इंश्राइंड था कि आप इलेक्शन जो है वो करवाएंगे एक केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर में। लेकिन 2009-8-9 के इलेक्शन में जब आवामी लीग जीत के आई तो उसने उस प्रचंड बहुमत का, शेख हसीना की पार्टी जीत के आई तो उन्होंने इस प्रचंड बहुमत का सहारा लेते हुए उन्होंने कानून बदल दिया और उन्होंने केयर टेकर गवर्नमेंट का मामला हटा दिया, यानी उनके अपने गवर्नमेंट के अंदर में इलेक्शंस होने थे। तब से बीएनपी ने 2014 का इलेक्शन बायकॉट किया। 2018 में वो उन्होंने इलेक्शन लड़ा, लेकिन वो मैसिव रिगिंग जिसको कहते हैं, वहाँ पे भयानक तरीके से धांधली की गई उस इलेक्शन में उनके अगेंस्ट में, और अवामी लीग जो है वो करीब 95% सीट्स के साथ सत्ता में वापस आई। मतलब शेख हसीना जीत गई और रिगिंग कराई, उन्होंने चीटिंग करी। जी, एक इलेक्शन 2014 में अपोजिशन पार्टिसिपेट नहीं की तो जाहिर है कि वो तो वॉकओवर था, और दूसरा 2018 में जो फिर इलेक्शन हुआ उसमें उन्होंने मैसिव रिगिंग के बाद वो सत्ता में आ गई। अब इस बार फिर वही मामला हो रहा है, क्योंकि इस बार अपोजिशन ने लड़ने से मना कर दिया है। तो जो सबसे बड़ी वहां की पार्टी है बीएनपी, वो इस बार चुनाव नहीं लड़ रही। मतलब बेगम खालिदा जिया की पार्टी लड़ ही नहीं रही है चुनाव। जी, वो पार्टी चुनाव लड़ने मतलब वॉकओवर है खालिदा जिया के लिए ये। हाँ जी, शेख हसीना के लिए बिल्कुल ये वॉकओवर है। हाँ, ये बिल्कुल वॉकओवर है, इसलिए क्योंकि जो आपका मेन कॉम्पिटिटर है वो वहां से चुनाव नहीं लड़ रहा, और जो और भी कुछ छोटी पार्टीज थी वो भी नहीं चुनाव लड़ रही। ऐसा क्या हो गया? ऐसा क्यों? डर के या क्या मामला है? सब चाहते हैं सत्ता में आना, और ऐसे वक्त जब बेगम खालिदा जिया हाउस अरेस्ट हैं, वो तो और चाहेंगी कि वो चुनाव लड़ें, जीतें, सिंपैथी मिले, सत्ता में आना चाहने की पूरी कोशिश करेंगी। तो वो क्यों नहीं लड़ रही है चुनाव? क्योंकि उनका मानना है, और जो इंडिपेंडेंट रिसर्चर्स हैं, इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स हैं, वो भी मानते हैं कि ये अवामी लीग ने जब से सत्ता में आई है उन्होंने कंप्लीट कंट्रोल कर लिया सारे स्टेट मशीनरी पे। वहाँ का जुडिशरी हो, वहाँ का सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो, वहाँ का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, वो कंप्लीट कंट्रोल करके उन्होंने एक जो रिप्रेशन वहाँ पे शुरू किया है अपोजिशन के अगेंस्ट में। मैं आपको बता दूँ, अभी इवन एज वी स्पीक 20,000 से ऊपर बीएनपी के कार्यकर्ता जेल में हैं, विपक्षी दल के कार्यकर्ता। आप सोचें, अगर भारत जैसे देश में भी 20,000 होंगे तो बड़ा नंबर होता है। बांग्लादेश तो उस हिसाब से छोटा मुल्क है, तो वहाँ 20,000 अगर अपोजिशन के कारकुन जो हैं वो अगर जेल में होंगे तो वो पार्टी, आपने बेसिकली उस पार्टी को निकैप कर दिया, यानी आपने उसको लड़ने से, आप चाहते वो ना लड़ने के काबिल नहीं छोड़ा। तो वो चीज़ एक बहुत बड़ी वहाँ पर। दूसरा ये कि जो तमाम टॉप लीडरशिप हैं, ऑलमोस्ट सारे जो भूतपूर्व कैबिनेट मिनिस्टर्स, जो पार्टी के हेड यानी इनके खालिदा जिया के जो बेटे हैं जो पार्टी के अभी हेड हैं, ये सारे ऑलरेडी जेल में हैं, यानी टॉप लीडरशिप जेल में है, कार्यकर्ता जेल में हैं। पूरी इस तरह से कोशिश की गई है कि बीएनपी वो चुनाव ना लड़ पाए। तो बीएनपी ने फिर फैसला कर लिया कि हम लड़ने लायक ही नहीं, तो चुनाव लड़े ही क्यों? जी, यानी वो लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते, क्योंकि ये इलेक्शन नहीं है, ये अब एक शराड बन गया, तमाशा बन गया, तो वो इनको लेजिटिमेसी नहीं देना चाहते। मतलब अदालत भी तुम्हारी, कातिल भी हम ही, वकील भी तुम्हारा। जी बिल्कुल, सब वही बात है, सब तुम ही, जज भी तुम ही हो। बिल्कुल। तो इसलिए उन्होंने लड़ने से मना कर दिया। हाँ। आवाम क्या वहां पर सड़कों पर नहीं आ रही है? जिस तरीके से आप जैसे कह रहे हैं कि बेगम खालिदा जिया जेल में हैं, उनके बेटे जो पार्टी संभाल रहे हैं वो जेल में हैं, कैबिनेट मंत्री तमाम जेल में हैं, आवाम में क्या इस बात को लेकर के गुस्सा नहीं है?
काफ़ी गुस्सा है। इनफैक्ट लार्ज स्केल प्रोटेस्ट होते रहे। ये जो ये जो कार्यकर्ता 20,000 गिरफ्तार हुए हैं, ये इन्हीं प्रोटेस्ट के दौरान गिरफ्तार हुए हैं। ये जो प्रोटेस्ट होते थे, इसमें कई बार प्रोटेस्ट वायलेंट भी हो जाता था क्योंकि पुलिस और उनके दरमियान, तो उसका बहाना बना के ये कार्यकर्ता और तमाम ऐसे वोटर्स भी हैं जो गिरफ्तार किए गए। इनफैक्ट बीएनपी ये कहती है कि सेवरल मिलियन केसेस जो हैं वो अभी फाइल किए गए हैं 28 अक्टूबर से आज के दिन, मतलब 3 महीने से कम के दरमियान में 2 से 2.5 मिलियन केसेस जो हैं वो कार्यकर्ता के अगेंस्ट में फाइल किए गए। तो एक तरीके से जुडिशियल एक तरीका इख्तियार किया है और जो पुलिस रिप्रेशन है वो तो वहाँ हो ही रहा है। लेकिन इसमें ये भी मामला है कि अब ये एक आपने जब मैक्सिमलिस्ट पोजीशन ले लिया, अब शेख हसीना को ये लग रहा है कि इलेक्शन की तो कोई इज्जत बची नहीं, इसका कोई वैलिडिटी है नहीं, तो वो कोशिश अब ये कर रही है, कई हथकंडे वो कोशिश लगा रही हैं कि किसी तरह से जो इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर हैं जो आते हैं इलेक्शन को ऑब्जर्व करने के लिए, उनके सामने ये एक लेजिटिमेट इलेक्शन नजर आ सके, उसके लिए वो कई हथकंडे अपना रही हैं। विश्व के सामने लगे कि नहीं बहुत फ्री और फेयर इलेक्शंस हो रहे हैं जी, क्या हथकंडे अपना रही हैं? ये अगेन वही बात है कि बहुत ही हिलेरियस है। अब चूंकि हमारे साथ नहीं हो रहा तो हमें हिलेरियस लग रहा है, लेकिन ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट भी है कि अब देखें अगर ऑपोजिशन खड़ा नहीं हो रही तो जाहिर है कि आप कैसे बताएंगे कि आपके ऑपोजिशन में कैंडिडेट कौन था। इनफैक्ट 2014 में ये हुआ था कि जब ऑपोजिशन ने बायकॉट किया था लाइक दिस टाइम, तो 150 सीट पे अवामी लीग को वॉकओवर मिल गया। अब दुनिया में कहीं फ्री एंड फेयर पोल्स में वॉकओवर नहीं होता है। तो इस बार शेख हसीना ने पहले कोशिश की कि जो बीएनपी के कुछ लोग हैं उनको डरा धमका के उनसे ये रिक्वेस्ट किया, डराया धमकाया, उनसे एक पार्टी बनवा के कोशिश की कि इस फैक्शन को लड़वा दें, लेकिन वो भी नहीं हो पाया, वो लड़ नहीं पाए। फिर शेख हसीना ने क्या किया कि जो अपने पार्टी के, जैसे आपको पता है ये एक सीट पे 4 दावेदार हैं अपने पार्टी के, उसमें जिसको टिकट दिया लेकिन जिसको टिकट नहीं मिली उनको कह दिया कि तुम डमी कैंडिडेट बनके, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट बनके हमारे अगेंस्ट में लो, ताकि लगे कि कुछ ऑपोजिशन, मतलब अपने ही आदमी को लड़वा दिया, अपने आदमी, और वो लड़ रहे हैं सारे सीट पे। जो मेन ऑपोजिशन कैंडिडेट हैं वो बेसिकली उनके पार्टी के डिफेक्टर्स हैं जो इनको उन्होंने खुद लड़वाया है। उससे भी नहीं हुआ, उतने भी अगर उतना नंबर्स भी जुटा नहीं पाए, फिर उन्होंने क्या किया, एक छोटी पार्टी है वहाँ जातिया पार्टी। ये पार्टी वहाँ के एक फॉर्मर मिलिट्री डिक्टेटर हैं लेफ्टिनेंट जनरल इरशाद, वो गुजर गए 2019 में, लेकिन पार्टी अभी भी है। उनकी वाइफ जो हैं रोशन इरशाद, वो उस पार्टी को लीड करती हैं। वो एलाई है अवामी लीग की, और उनको उन्होंने कहा है कि ऐसा करो कि तुम हमारे अगेंस्ट में लड़ जाओ क्योंकि तुम हमारे एलाई हो। तो वो पार्टी अब उनके अगेंस्ट में लड़ रही है। उसमें भी इनको उम्मीद नहीं थी कि उनको विक्ट्री मिलेगी या ना मिलेगी, 10-12 सीटें भी आएंगी नहीं आएंगी। तो वो 26 सीट्स जहां से जातीय पार्टी लड़ रही है, उसमें से 26 सीट ऐसी हैं जहां पर अवामी लीग ने अपने कैंडिडेट विड्रॉ कर दिए। मतलब ये पूरा एक फार्स जो उन्होंने क्रिएट किया है, बड़ा फनी है, लेकिन बहुत मतलब अपने साथ ना हो तो आदमी को ये फनी लगता है, लेकिन बहुत अनफॉर्चुनेट। बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये कहेंगे सौरभ साहब कि जो ये शेख हसीना मैडम जी हैं वो डिक्टेटर हैं? फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस वो डिक्टेटर हैं 2014 से, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आपका कोई लीगल रिकॉर्स नहीं है, आपके पास कोई सिविल रिकॉर्स नहीं है, आप कुछ भी वहाँ पे नहीं कर सकते। अभी एक और भी इसमें चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है। आप देखें, इंटरनेशनल ऑब्जर्वर ये देखते हैं कि अगर वो तो ये देखेंगे ना कि ऑपोजिशन के वोटर्स नहीं आ रहे हैं वोट करने के लिए, तो टर्नआउट जो है वो बहुत कम हो जाएगा, और टर्नआउट कम होने का मतलब है कि आप अपनी लेजिटिमेसी खो देते हैं। तो अब कोशिश अवामी लीग ये कर रही है कि टर्नआउट बढ़ाने के लिए वो ये कोशिश कर रही है कि वहाँ पर जो लोग जिनको कि फ्री राशन दिए जाते हैं, जैसे इंडिया में दिए जाते हैं, उस तरह के वहाँ भी जो लोग राशन पे डिपेंडेंट है या और भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं वहाँ पे उस पर डिपेंडेंट हैं, उनको ये धमकाया जा रहा है कि अगर तुम वोट देने बाहर नहीं आओगे तो तुम्हारी ये राशन और ये चीज़ें बंद कर दी जाएगी। ये वीडियो पे आया हुआ, वहाँ के जो इनके जो कारकुन हैं अवामी लीग के, वो वीडियो पे धमकाते हुए लोगों को नजर आए हैं कि मतलब अगर वोट देने नहीं जाओगे तो मैं वो सिलेंडर नहीं देंगे, बिल्कुल राशन नहीं देंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इससे वो नंबर्स बढ़ाने की अपनी कोशिश करें, क्योंकि भाई फॉरेन मीडिया आएगी तो वो देखेगी कि लाइन लगी नहीं है बूथ पे, वोटिंग परसेंटेज नहीं है, तो उसके लिए वो इस तरह की, यानी इस लेवल पे वहां पे मैनेजमेंट हो रहा है। लेकिन ग्लोबल कॉन्डेमेशन के नाम पे देखें वो सिर्फ बातें हो रही हैं, क्योंकि वहां पर शेख हसीना ने एक चीज जो उन्होंने अचीव की वो ये है कि बिकॉज ऑफ दिस पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, डिक्टेटरशिप में तो स्टेबिलिटी होती है, उन्होंने मिरेकुलस इकोनॉमिक गेन्स बांग्लादेश ने देखे हैं पिछले 10 सालों में। उनकी जीडीपी रेट काफी अच्छी जी, उनकी पर कैपिटा इनकम 3 गुना बढ़ गई है। लेकिन वहाँ भी एक ये जो हम कहते हैं ट्रिकल डाउन का जो प्रॉब्लम है कि ट्रिकल डाउन नहीं होता, वो ट्रिकल डाउन वहाँ भी बहुत बड़े लेवल पे नहीं हो रहा है। इनफैक्ट अभी आप जो प्रोटेस्ट देख रहे हैं वो मैक्सिमम प्रोटेस्ट इस बात के हैं कि इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन वहाँ पर 14% के आसपास है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है।
और बांग्लादेश दुनिया का सेकंड बिगेस्ट एक्सपोर्टर है टेक्सटाइल का, कपड़ों लेकिन टेक्सटाइल वर्कर के राइट्स और जो उनके वेजेस हैं वो इतने एबिस्मली लो हैं कि इस 14% के इन्फ्लेशन की मार को वो वेजेस जो है वो झेल नहीं जो सकते। दुनिया को बढ़िया ब्रांडेड शर्ट्स पहना रहे हैं बना के तमाम ब्रांड्स की, उनको वो पैसा नहीं मिल रहा है बिल्कुल, जो उनको मिलना चाहिए। और वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन वो अगेन वो डिलेजिटिमाइज करने की कोशिश ये कर रहे हैं कि कहते हैं कि नहीं ये तो कारकुन है, यानी ये कैडर्स हैं, कार्यकर्ता हैं बीएनपी के, तो उनको इस तरह से करने की कोशिश हो रही है, पर वो है नहीं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज उनके लिए है। ये सब बातें तो भारत में तो पता ही नहीं, हमें तो आज ही पता चल रहा है कि जो वहाँ की जो शेख हसीना है वो इस तरीके से चुनाव करवा रही हैं, अपने कैंडिडेट्स अपनी पार्टी के लोगों से कह रहे हैं कि डमी लड़ जाओ। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि वहाँ का चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग बिल्कुल कंप्लीटली वो बिका हुआ है, मतलब वो उस तरह से है कि कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट की उस पर कंट्रोल है, जो एग्जिस्टिंग पावर है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि शेख हसीना ने खुद वर्ड यूज किया डमी कैंडिडेट, यानी इसमें एक वो भी पर्देदारी भी नहीं रह गई है, वो खुद डमी कैंडिडेट वर्ड यूज कर रही है, और मतलब वीडियो पे अवेलेबल है, आप सुन सकते हैं कि वो वर्ड यूज करती है डमी कैंडिडेट। यानी अगर शेख हसीना रहती हैं तो भारत से उनके जो तमाम संबंध हैं, काम है, वो सब ठीक रहेंगे। हाँ, वो भारत के लिहाज से देखें तो बिकॉज शेख हसीना की पार्टी जो है वो प्रो इंडिया मानी जाती है, तो वो उस हिसाब से भारत भी चाहता है कि ये डेमोक्रेसी हो या डिक्टेटरशिप हो, ये कंटिन्यू रहे। लेकिन लोगों में एक गुस्सा है। यहाँ अन्ना आंदोलन हो गया था, वैसे कुछ अन्ना आंदोलन नहीं हो सकता? आम आदमी टाइप पूछ रहा है आपसे। देखें, अगर वहाँ पर कोई अन्ना वन्ना नहीं है वहाँ पे उनका कोई? अगर जो हैं भी उस तरह के, वो सारे जेल में हैं, तो वो पहले वो मामला खत्म कर दिया। सिविल सोसाइटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट करती नहीं है वहाँ, पार्टी बेस्ड पॉलिटिक्स है। किरण बेदी इस तरह की जी इस तरह की कोई विश्वास नहीं है, कोई नहीं है। जो है वो पार्टी के अंदर है, वो बाहर दिखावे नहीं करते, वो जो है वो कहते कि जी हमारे ही लोग हैं। सिविल सोसाइटी नाम की कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती। आप गए बांग्लादेश? जी, कई दो इलेक्शन मैंने कवर किए जी। कैसा रहा अनुभव आपका? इलेक्शंस, वो जो इलेक्शन मैंने कवर किए वो लास्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन थे, जिसमें ये शेख हसीना जीत के सत्ता में वापस आई थी। दैट वाज द लास्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। उसके बाद इलेक्शंस फ्री एंड फेयर कभी आपने भी कहा कि वहाँ फ्री फेयर नहीं हो तो मैं जग करूँ क्या जा करके? बिल्कुल, और जनरली वो डिस्करेज करते हैं कि मीडिया ना आए, क्योंकि जाहिर है कि आप जाएंगे तो ये दिखाएंगे ना कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो रहा, तो डिस्करेज करते हैं कि आप जो है वो ना जाएं, उसको ना दिखाएं। तो सोचिए, बांग्लादेश हमारी दोस्त गई स्पेन, वहाँ से हमारे लिए शर्ट लाई, और वो शर्ट जब लाई तो हमने कहा भाई स्पेन से शर्ट आई है, पहना जाए। जब खोल के देखा तो मेड इन बांग्लादेश, उसमें लिखा हुआ था ब्रांड का नाम तो बढ़िया था, नीचे लिखा था मेड इन बांग्लादेश। तो हमने कहा भाई तुम स्पेन गई थी तो हम यहीं से ले लेते, ढाका ज़्यादा जल्दी है, वहाँ से नज़दीक पहुँच जाए, कम पैसा लगेगा। तो खैर, ये तो मजाक में बात कही है, लेकिन समझिए कि हम लोग इस बात पर हंस सकते हैं, पर वहाँ के लोगों की सोचिए कि वहाँ पर विपक्ष जेल में है, बिना विपक्ष के पार्टिसिपेशन के चुनाव हो रहे हैं। तो आप समझिए कि वहां आम आदमी जिसको समस्या है, तकलीफ है, वो कहां जाए, कहां रोए। और कह रहे वोट डालने नहीं जाओगे तो जो आपको लाभ मिल रहे हैं सरकार से, मुफ्त राशन या कुछ और, वो आपको लाभ नहीं देंगे। यानी तुम्हें अगर लाभ चाहिए, खाना चाहिए, नौकरी चाहिए, तो आप जाके वोट डाल के आओ। तो सौरभ शाही साहब से समझा है हमने कि बांग्लादेश में क्या हो रहा है, तो आपको समझ में आया बांग्लादेश में क्या हो रहा है। तो ज़रूरी जागरूक रहिए, अपने घर पास आस पड़ोस के अलावा जो देश के पड़ोसी राज्य हैं उनके बारे में भी जानिए। तो द रेड माइक दुनिया में आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में सौरभ शाही साहब फिर आएंगे और फिर किसी एक नए मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, और वो मुद्दा विदेशी होगा। धन्यवाद।